मैं जिस कहानी का पाठ कर रही हूँ उसका शीर्षक है दूब धान और इसकी लेखिका है उषा किरण खान। मंजिल से पहुँचने से पहले गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई थी और अब एक तीखी आवाज़ सीटी की अर्थात स्टेशन नज़दीक है। वैसे तो केतकी ने जब से गांव आने का कार्यक्रम बनाया तभी से उसकी नींद उड़ गई थी, लेकिन छोटी लाइन की गाड़ी पर चढ़ते ही आंखों ने थकान का अनुभव भी भुला दिया था। प्रसन्नता के अतिरेक में केतकी बावरी हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंच रही थी। कितने वर्षों के बाद केतकी अपने गांव की दहलीज पर आ रही थी। यह अवसर बड़ी मुश्किल से मिला था। 4 भाइयों की देवढ़ी में अकेली लड़की केतकी अपनी भतीजों की हम उम्र थी। पिता के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी से मात्र 4 लड़के थे, दूसरी से केतकी माता और पिता के लिए राहु बनकर अवतरित हुई थी। पिता का स्वर्गवास तभी हो गया जब केतकी गर्भ में थी और किशोरी माता के संबंध में सुनने में आता है कि विवाह होने के बाद वे केतकी को जन्म लेने देने के लिए ही मात्र जीवित थी। बड़ी भाभी ने केतकी को अपनी बेटी की तरह पाला था। पालन पोषण में कोई त्रुटि नहीं आने दी थी। 15 वर्ष की केतकी ब्याह कर ससुराल चली गई थी। उसके ससुर महानगर में रहते थे। गांव घर से कोई मतलब नहीं था। केतकी भी वहीं चली गई थी। गांव के एक एक पंछी से बिछुड़ते केतकी का हृदय फटता था, किंतु नए वातावरण का आकर्षण उसे जीवित रखे था। इसी बीच में कितने परिवर्तन आए। केतकी के भाई लोगों का मकान शहरों में बन गया। सभी भाई नगराभिमुख हो गए। सबसे बड़े भाई चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंच गए हैं। सभी ब्याह शादी शहरों में ही हुए। मोहल्ले की शादियों की तरह केतकी आती और ब्याह का न्योता पूरा कर चली जाती। पशु पक्षियों और ग्रामीण जन से अधिक घुली मिली यह दीवानी लड़की यदि गांव के संबंध में कुछ पूछती भी तो माकूल उत्तर नहीं मिल पाता। एक बार बड़ी भाभी से कहा भी था इसने, भाभी गांव में कोई समारोह करिए, काफ़ी दिन हो गए। तो भाभी ने उत्तर दिया था, गांव में सड़कें बन रही हैं, घर तैयार हो रहे हैं, फिर देखूंगी। केतकी ने यूं ही कई बार अपने पति से भी कहा था कि एक बार अपने गांव जाने का मन करता है। उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि गांव में कौन रहता है। केतकी क्या कहे कि गांव में कौन रहता है उसका। भाई भाभी और भतीजे भतीजियाँ नहीं रहते हैं तो क्या, पूरे का पूरा गांव उसका अपना है। वह एक क्षण के लिए गांव को भूल नहीं पाती है। बच्चों की छुट्टियों में संपूर्ण भारत का भ्रमण भी उसको संतुष्ट नहीं करता। महानगर के पास के साफ सुथरे कंक्रीट की सड़क उसको नहीं भाते। लोगों के द्वारा केतकी पुकारा जाना उसे याद आता है। कोसी का मिट्टी पानी कोर छोर सब याद आता है। उसके समय में जो नवगछली बम्बई और मालदा आम की लगी थी वह कितनी विस्तृत हो गई होगी, यह सोचकर केतकी प्रसन्न होती। थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो वह जरूर उस पर झूला लगवा लेगी। क्या हुआ, माघ है तो अब झूला लगाने के लिए कोई सावन का इंतज़ार तो नहीं करने देगा केतकी को। देखा तुमने, बड़ी भाभी की चिट्ठी आई है कि अब की समीर के बेटे का जनेऊ गांव में करेंगे। केतकी ने कहा था, अच्छा तो है, अब उनके गांव तक सड़कें चली गई हैं, घर भी ठाट का बन गया है। ऐसी ही सड़कें और नहीं तो क्या पगली। केतकी क्षण भर को उदास हो गई थी, फिर सोचा था अच्छा ही तो है। अब गाड़ी सीधे दरवाजे पर पहुंचेगी। पहले बैलगाड़ी और नाव की सवारी करनी पड़ती थी। उसे याद आया कैसे गौने के समय उसकी बारादरी उठाकर नाव पर रखी गई थी और वह नदी पार कर अपनी ससुराल के घर में देवी को शीश नवाने पहुंची थी। 4 दिन की विधि पूरी करने के बाद ही उसकी सास उसे लेकर महानगर चली गई थी। तब से केतकी ने कभी इधर का मुंह नहीं किया।
अपने दरबे से नीचे उतरकर सामने कोसी नहीं देखी, सुनहरी सुनहली अबरकों वाली सिसकता नहीं देखी, कांस और पटेर के जंगल नहीं देखे, आम की पीपें घिसकर सीटी नहीं बजाई, केतकी ने सीकी की डलिया में मूढ़ी लाई नहीं खाए और न ही सीकी के बने कंगन बाजूबंद खेल खेल में सबूजनी से बनवा कर पहने। क्या सबूजनी जिंदा होगी? केतकी सोचती है और उसका मन दौड़कर धुनिया टोली पहुंच जाता है। गोरे चिट्टे धुनिया मजदूर और गुलाबी रंगतों वाली उनकी औरतें। केतकी उन्हें देखती ही रह जाती। और यह सबूजनी कितनी सुंदर थी। गांव की बेटी थी, गांव में ही बस गई थी, सो वह घर घर मुंह उघार कर घूमती रहती थी। काले गहरे बाल, नीले हरे बैंगनी मार्किन के चूने लिखे चूनर, गोरे मुखड़े पर लाल कान और कान में ऊपरी छोर से क्रम से लटकती 5-5 बालियां चांदी की, छम छम करते गहने जौसन बाजू तक, और रुपया का छड़ा जहाँ बैठती झन झन बजता। सबूजनी की बड़ी पूछ बड़े घरों में थी। वह सीकी की रंग बिरंगी सुंदर सुंदर डलिया बनाती थी। उससे सीखने वालों का तांता लगा रहता। सबूजनी की 2 बेटियां फूल और सत्तो ब्याह कर ससुराल जाने आने लगी थी और बेटा रहीम कुदाल कंधों पर रखने लगा था। उसी से केतकी सीकी का बाला झुमका बनवाकर पहनती थी और फिर तोड़कर फेंक देती थी। सबूजनी लाड़ भरी झिड़की देकर फिर रंगी सिक्की के केतकी के लिए कंगना बनाने लगती। केतकी को सबूजनी का जोर से कतिकी पुकारना अच्छा लगता है। उसे याद आता है कैसे इस्लाम धर्म मानते हुए भी सबूजनी जितिया और छठ करती थी। छठ की डलिया में सिर्फ फल फूल देखकर एक बार केतकी ने टोका था उसे, मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे हाथ का पकाया हुआ भोजन सूर्य देवता कैसे पाएंगे, इसलिए फल फूल लेकर अर्घ्य चढ़ाती हूँ। ऐसे देवता को क्यों अर्घ्य चढ़ाते हो जो तुम्हारे मुसलमान होने के कारण छूत मानते हैं? मत चढ़ाओ, केतकी ने आवेश में कहा था। जीभ काटकर कान पकड़ते हुए सबूजनी ने ऐसा बोलने से मना किया और डांट भी बताई। कहा, क्षमा मांग लो, देवता पितर से ऐसा नहीं कहते। तब लाख यह समझाने पर कि वह कैसे जानती है भगवान किसका खाते हैं किसका नहीं, वह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। जैसे ही निर्मल सौंदर्य की स्वामिनी थी वैसे ही हृदय था उसका। जाने अब यदि जीवित होगी भी तो कैसी होगी, होगी भी या नहीं कौन जाने। उनके पास कोई अपनी ज़मीन तो होती नहीं थी कि एक स्थान पर टिके रहें, जहाँ रोजी मिली होगी चली गई होगी। नैहर की मिट्टी खाकर थोड़े ही कोई जी सकता है, खाएगा तो अनाज ही। जमीन वाले ही कौन अब जमीन पकड़कर बैठे रहते हैं। उससे असीमित आवश्यकता कहाँ पूरी होती है। केतकी के ही एक भाई चीफ इंजीनियर हैं, दूसरे डॉक्टर और बाकी 2 बड़े ठेकेदार। सबकी कोठियाँ राजधानी में बनी हैं। बच्चों की शादियाँ भी वैसी ही हुई हैं और केतकी के पति भी तो उतनी बड़ी संस्था के विज्ञापन मैनेजर हैं। मोटी तनख्वाह, गाड़ी, महानगर में अपना मकान। मैट्रिक पास केतकी ने महानगर में ही रहकर MA PhD कर ली। देश विदेश घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती। छुई मुई सी केतकी फूल की तरह कोमल अब गदराकर भव्य महिला हो गई है। गांव जाना है यह सुनकर ही उतावली हो आई थी केतकी। अपने बाड्रों में देखा, एक भी सूती प्रिंट या तांत की साड़ी नहीं थी। यहाँ सिंथेटिक के सिवा कोई सूती पहनता भी नहीं। महरी भी सूती साड़ियाँ धोना नहीं जानती। हाउस कोट तक केतकी के पास इम्पोर्टेड थे। पति के ऑफिस जाने के बाद सीधी वह राजस्थान एम्पोरियम चली गई और कुछ सूती रंग बिरंगी चुनरें खरीद लाई। बड़े स्टील के तह वाले बक्से के नीचे रखी हुई थी उसकी वह पीली विष्णुपुरी साड़ी। उसे निकालकर बहुत देर तक हाथ फेरती रही, उस पर लगा कैशोर्य के कोमल सपनों को सहला रही है। इसे ही जनेऊ के दिन पहनेगी केतकी। आलता, बिछुआ और लौंग पहनकर कैसी लगेगी इस विष्णुपुरी साड़ी में। कल्पना में देर तक डूबी रही थी केतकी।
उसे बहुत धुंधली याद है, छोटे चाचा का गौना था, बहू आने वाली थी, घर आंगन लग रहा था जैसे खिलखिल हंस रहा है। कोठरियाँ और चौबारे, दालान और खलिहान सब गोबर से लिपा पुता था। कोहबर में बारादरी में बैठे बरकनिया, पुरैन के धाड़, बासवन, केले के थंब, नाग नागिन के जोड़े तथा शुक शुकी के रूप में विद्य विधाता चावल के घर और लाल हरे सुग्गे चटक रंगों से लिखे गए थे। नीचे फर्श पर भी अल्पाइन में चटाई लिखी हुई थी। चारों कोनों पर केले और बांस की सच्ची टहनियाँ गड़ी हुई थी। मोती की सच्ची चटाई कोहबर में बिछी हुई थी। कोहबर से लेकर चौबारे तक अष्टदल और सीताराम के पदचिन्हों का ऐपन था और कर्णपुर वाली नाउन कटोरी में रंग घोलकर सभी कनियों बहु आसीनों का पैर रंग रही थी। महानगर में यह सब कहाँ। केतकी की अपनी ननद का ब्याह हुआ था तो नैना जोगिन बड़े कागज़ के पन्ने पर लिख गया था, सैलो टेप से वॉलपेपर के ऊपर चिपका दिया गया था। अभी भी उसे हंसी आती है कैसे मिसेज चावला और बचानी ने कहा था यह डिज़ाइन तो बेहद मॉडर्न है। दो एक उन्हें भी ले पाएँ। केतकी को सचमुच बड़ी हंसी आती है कैसे उनके ग्रामीण संस्कार का वह अविभाज्य अंग, वह ऐपन और पुरहर अब कोहबर से उठकर ड्राइंग रूम तक चला गया है। नहीं, गलत सोचती है केतकी, यह तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है। मिट्टी के हाथी पर रखी गौरी की पूजा करती हुई केतकी की ननद का झुंझलाया हुआ चेहरा याद आता है जब उसकी एक विदेशी मित्र ने उसे कहा था कि कितना सुंदर टेराकोटा आर्ट है। यह सब देखकर केतकी मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर पाती। गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, चांदनी रात है, लेकिन घनी धुंध जमी है। स्टेशन की इमारत भव्य लगती है, पहले यूं ही सी थी, नई बनी है लगता है। इस इलाके के कई प्रभावशाली नेता मंत्री बने जा रहे हैं, तो यह भी तो ना हो कि गाड़ी लेकर एक चचेरा भाई आया है। कुछ वर्ष पहले यह फटी चादर और धोती के सहारे चाड़ा काटता था, किंतु अभी ऊनी कोट पैंट पहने हैं। गाड़ी में सामान रखकर उसने पूछा कि क्या इतनी रात को गांव चलना ठीक होगा। केतकी चाहे तो सर्किट हाउस भी रिजर्व कराया गया है, वहीं रह जाए, लेकिन केतकी को उतावली थी। उसने बेसाख्ता कहा, नहीं नहीं, अभी गांव जाऊंगी। गाड़ी है, कितनी देर लगेगी। गांव पहुंचकर देखा एक कतार में एक ही डिज़ाइन के 4 मकान हैं। चारों मकानों को चारों ओर से ऊंची दीवार ने घेर रखा है और बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा है जहां ठीक शहरी तरीके का दरबार नुमा जीप बैठा है। रात और धुंध के कारण और अधिक कुछ नहीं देख सकी। चचेरे भाई ने पहले मकान का कोने वाला कमरा स्वयं खोला और केतकी का सामान रख दिया। तुम लोग सो जाओ, सुबह सबसे मुलाकात होगी, कहकर चला गया। केतकी ठगी से रह गई। गौने के बाद यह दूसरी बार गांव आई हूँ। गांव में इतना परिवर्तन। बड़ा चचेरा भाई स्वयं कमरा खोलकर बहन और जीजाजी को सो जाने को कह रहा था। बेटी के आने पर प्रतीक्षारत बैठे कहाँ गए स्वजन पुरजन, कहाँ है जुड़ाने को रखा हुआ बड़ी भात, और कहाँ गई वह परंपरा जिसमें पहले देवी की विनती किए बिना किसी घर में पैर नहीं रखा जा सकता था। पथराई सी खड़ी केतकी पति के टोकने पर सामान्य हुई। कई दिनों रातों का जागरण और मकड़ी की तरह स्वयं के स्वत्व द्वारा बुने जाते तारों का खंडित दंश केतकी को बेहद थका गया था। वह जो सोई सो काफ़ी दिन उठाने के बाद जग सकी। जल्दी जल्दी कमरे के अटैच्ड बाथरूम में स्नान कर बाहर निकली। वाह, साले लोगों ने तो मकान बड़ा कंफर्टेबल बना लिया है। इसमें तो रवि हनी भी आकर रह सकता है। पति ने प्रशंसा की नज़र से चारों ओर देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही, बल्कि ज़्यादा अच्छा है। इतने खूबसूरत टाइलों और ग्रिलों वाले मकान शहरों में भी कम होते हैं। हंसते हुए पति भी बाथरूम की ओर बढ़ गए। भैया ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं इस कमरे में, सोचती है केतकी। यह तो सर्किट हाउस या डाक बंगले से कम नहीं है। उसे अब संकोच हो रहा था, कैसे अंदर की ओर जाए, किधर से जाए।
उसे लिवाने कोई नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उठकर देखा तो एक 12-14 वर्ष की बच्ची थी। आप ही केतकी दीदी हैं? सुंदर चटक जांघों से ऊपर फ्रॉक और उलझे बाल, यह शायद काम करने वाली है कोई। उसे देखकर केतकी मुस्कुराई। हाँ तो चलिए, बड़ी काकी बुला रही हैं। लगा पक्षियों का कलरव सुन रही है केतकी। चल, झट से खड़ी होकर लगभग दौड़ती हुई उस बालिका के पीछे चल पड़ी। ग्रिल से घिरे हुए बरामदे को पार करती हुई केतकी ने देखा बड़े से हॉलनुमा कमरे में भाभियां बैठी थीं। केतकी ने बारी बारी सबों के पैर छुए। चाय पीते हुए उसने गौर किया, जाड़े में भी घर की नवीन सदस्य मृसिन लिबास पहनी हुई है। ऊपर का शरीर शॉल से ढका हुआ है, यही गनीमत। तुम रात देर से आई। मैंने रामविलास को कह दिया था कि तुम लोगों को गेस्ट रूम में ठहरा दे। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नींद तो आई? बड़ी भाभी ने औपचारिक आत्मीयता से पूछा। आपके राज में कोई कमी नहीं है भाभी, कहकर केतकी सबसे परिचय पाने में व्यस्त हो गई। गाजे बाजे और रोशनी सब कुछ था। कहीं कोई झंझट नहीं, कोई काम किया जा रहा था और कुछ कमी हो ऐसा नहीं। ऐसा लगता था मानो सारा काम अपने आप से हो रहा है। सागर की लहरें जैसे आती और चली जाती हैं, वैसे ही सारे रस्म रिवाज, संस्कार। यह केतकी है? एक वृद्धा ने नज़दीक आकर पूछा। हाँ, मैंने पैर छुए थे आपके, केतकी ने सफाई दी। कम दिखता है बेटी, एक वृद्धा ने कहा। बेटी, तुम्हें जमाए बाबू मानते हैं ना? उसकी आंखों में संदेह लहरा रहा था। वह चुटकियों में इसकी साड़ी पकड़े हुए थी। हाँ, क्यों? केतकी भी अचंभित हो उठी। तूने कैसी साड़ी पहन रखी है? देख तो वे सब कैसी पहने हैं। फिर तू तो बड़े घरवर से ब्याही थी। अब केतकी को लगा कि उसने सचमुच गलती की। भड़कदार आधुनिक साड़ियाँ नहीं लाई। भाभी लोगों के सामने तो आंखें चुरा ही रही थी, गांव की इन वृद्ध काकी के सामने भी लज्जित हो गई। शुभ शुभ कर जनेऊ का संस्कार खत्म हुआ। केतकी अपने गांव को देखने की लालसा को न्योत आई थी। भाभी जरा गांव देखती। केतकी ने बड़ी भाभी से पूछे बिना कभी घर से पैर नहीं रखा था। वह मुस्कुराई। ठीक है, देख आओ, तुम बदली नहीं जरा भी। केतकी ने उस छोटी लड़की को साथ लिया और चल पड़ी। बड़ी सी चहारदीवारी के बाहर भी चौड़ी कंक्रीट की सड़क थी। चंद कदमों पर पन बिजली निकालने वाला विशाल यंत्र विद्युत ग्राम। अब उसे जनेऊ के दिन की वह शहरी पार्टी याद आई। सचमुच उस दिन उतनी सारी कॉस्मोपॉलिटन स्त्रियों को देखकर मन दुखी हुआ था। यह सब शो गांव में नहीं होना चाहिए था, इसने सोचा। लेकिन एक प्रश्न अवश्य मन में उठा था कि इतने सारे लोग कहाँ से आए। दीदी, यहाँ बिजली बनाते हैं, देखती हैं ना, सब जगह गांव में बिजली है। साथ वाली लड़की पुलकित थी। तुझे बिजली अच्छी लगती है? हाँ, खूब इंजोर होता है। अच्छा। और केतकी मेड़ों के सहारे खेत में उतर गई। मटर और तीसी का खेत, सफ़ेद, नीले और गहरे गुलाबी खेत। आगे सरसों और तोरी का खेत, पीले पीले फूलों वाले खेत। केतकी कुछ सोचती हुई नीचे उतरती रही। प्रकृति के पास सबसे अनूठे रंग हैं। केतकी दीदी, इधर गांव नहीं है, फुलवारी है, साथ की लड़की ने कहा। मैं फुलवारी ही जाऊंगी। और थोड़ी देर में केतकी पुरानी अमराइयों में पहुंच चुकी थी। फुलवारी कई चहारदीवारियों में बटी थी। कई नए वृक्ष लगे थे। लड़की ने बताया कि चारों भाइयों की फुलवारी है। चलती हुई केतकी बीच में पहुंच गई। एक पुराना महुआ का पेड़ कटा पड़ा था। पास ही विशाल आम का पेड़ था। दीदी, यह आप ही का पेड़ है, लड़की ने याद दिलाया। तुझे कैसे मालूम? केतकी ने पूछा। सभी कहते हैं कि केतकी दाई का पेड़। ओह अच्छा। इसी पेड़ के नीचे केतकी, संज्ञा, कालिंदी, बुच्ची और रमा खेला करती थी। लड़कों का झुंड बगल वाले महुए के पास जमता था। लड़कों ने एक बार महुए का ताज़ा फल लाकर केतकी की नाक में रगड़ दिया था। केतकी बेहोश हो गई थी। बाद में इसी बात पर चिढ़ाया भी करता था समीर कि केतकी महुए की गंध से ही बेहोश हो गई थी। पेड़ कितना ऊंचा और छायादार है,
केतकी सोच रही थी। आम का यह पेड़ सबसे पहले फलता है। लाल लाल सिनुरिया आम पक पक कर आप ही चूमने लगता है। अधिक पके आम धरती पर गिरते ही फट जाते हैं, छिलका और बीज अलग अलग। केतकी और उसकी सहेलियां इधर उधर देखकर साड़ी खोल लेती, मात्र पेटीकोट और ब्लाउज में साड़ी के दोनों छोर पकड़कर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती। हवा चलती तो एकाध छोटे छोटे आम उसमें गिरते। आहा, कितने सुगंधित आम होते थे। गोपी, सुपक्व, गच्छपक्व, रस कितना मधुर, जैसे मधु। केतकी का गाल सिनुरिया आम की तरह दहक उठा। समीर का ममेरा भाई हर छुट्टियों में आ जाता। उस दिन केतकी की साड़ी खोलने की पारी थी। वह अकेला ही समीर को खोजता हुआ पहुंच गया था। झपाके से शर्मा कर केतकी बैठ गई थी। कई दिनों तक उसके सामने नहीं गई। एक लंबी सांस खींचती है केतकी। गौने जाने से पहले जब वह एक बार आया था तो कैसे सहज भाव से कह गया था कि वह केतकी से ब्याह करना चाहता है। केतकी ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा भर था, कुछ पूछा नहीं था। तुम पूछोगी यह अब क्यों कह रहा हूँ, तो उसका उत्तर है कि मैं साधारण गरीब घर का लड़का, तुम्हारे यहाँ मेरी बुआ ब्याही है, तुम्हारा हाथ कौन मेरे हाथ में देगा। फिर भी मैंने अपनी माँ से कहा था, विवाह के समय मुझे मार पड़ी थी और ज़बरदस्ती विवाह कर दिया गया था। उस समय केतकी को मात्र आश्चर्य हुआ था, सचमुच यह किस प्रकार मुझसे विवाह करता। कोई संवेदना नहीं जगी थी, लेकिन इस वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उसे उस दिन का दृश्य याद आ गया। भावानुभूति सी हुई, सारे शरीर में एक पुलकन व्याप गई। अपने मन के सभी मालिक होते हैं, उस पर दूसरे का क्या वश। जोर की आवाज़ से ध्यान भंग हुआ। चारदीवारी से निकलकर देखने लगी केतकी, कौन दहाड़ा इतनी जोर से। देखा सरसों, तीसी, मटर के खेतों के पार वाले खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। दूर दूर तक कहीं बैल हल नहीं दिखते। बड़का काका का खेत है, मकई के लिए तैयार हो रहा है। मेरा बाबू ड्राइवर है, लड़की ने गर्व से बताया। अचानक दहाड़ जैसे स्वर से वातावरण की तरह केतकी का ध्यान भी भंग हुआ। कलेजा धक धक कर रहा था। कलेजा संभालते हुए पूछा उस लड़की से, किसकी बेटी हो। फ्राम प्रीत की। बैजू तुम्हारा दादा था। हाँ, केतकी को स्मरण हो आया। बैजू उन लोगों का अगला हलवाहा था। सिर पंचमी के दिन पसेरी धान के बिना हल ही नहीं उठाता था, जब तक हल का फाल धन में पूरी तरह डूबे नहीं। उसके लिए अल्पन का थड़ बड़ा बनाना पड़ता था। पीठ पर पिठार सिंदूर का थप्पा लिए दिन भर घूमता रहता, कहता रहता, केतकी दाई का आशीर्वादी है। मन में आया पूछे कि क्या ट्रैक्टर भी सिर पंचमी में अयपन चढ़ता है। फिर स्वयं ही अपने आप पर हंसी आई। वह मन ही मन नचारी गुनगुनाने लगती है। अमिये चूबी भूमि खसत बाघवर जागत है, आहे होवत बाघंबर बाघ बसहाधारी खायत है। शिव को पार्वती नृत्य को करने को कहती है। शिव अपना डर पार्वती से बताते हैं कि उनके नाच से अमृत बूंदे बाघंबर पर गिरेंगी, बाघंबर बाघ बन जाएगा और बसहा बैल को खा जाएगा। विज्ञान के शिव का तांडव अमृत बूंद से जगा यंत्र व्याघ्र गरज रहा है खेतों में, लील गया बैल लौट पड़ती है केतकी। कल चलते हैं ना हम लोग, रात को पति से कहा। क्यों, तुम तो कुछ और रुकने वाली थी, पति ने प्रति प्रश्न किया। नहीं, चलूँगी। ठीक है, मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। दूसरे दिन केतकी के जाने की सारी तैयारी हो गई। भाई भाभियों का चरण स्पर्श कर सूखी आंखों से केतकी गाड़ी में बैठ गई। रामविलास आगे था, केतकी और उसके पति पीछे। गाड़ी थोड़ी देर में ही हवेली छोड़कर आगे बढ़ गई। गांव के पास आ पहुँचे केतकी। कंक्रीट के ऊंची सड़क के किनारे मिट्टी के टीले पर बसा जाना पहचाना गांव। उखल मुसल चलाती औरतें, नंग धड़ंग बच्चे, नाक बहाते बच्चे, गाय बैल। रामविलास भैया, गाड़ी रोकिए ना, केतकी उतावली होकर कह उठी।
गाड़ी रोककर रामविलास पीछे देखने लगा। गोड़ लागू पैया पड़ू भैया रे, कहरिया पल एक दियन बिलमाए, मैं जरा गांव में जाऊंगी। वह झट से उतरकर सड़क से जुड़ी पगडंडी से उतर गई। पीछे पीछे रामविलास मुस्कुराता हुआ चला। पहला ही घर तो सबूजनी दीदी का है। सामने खजूर की चटाई पर बैठी थी सबूजनी। के है? मोतियाबिंद उतरी आंखों पर तलहथी देकर देखने लगी। दीदी, मुझको नहीं पहचाना? दीदी केतकी है, पीछे से आगे आकर रामविलास ने कहा। जरा भी नहीं बदली। केतकी के मन में तूफान उठ रहा था। इन्हीं से मिलने तो वह आई थी, इन्हीं के लिए मन व्याकुल था। बाबू, केतकी समीर बउआ के बेटा के जनेऊ में आई है। केतकी बोल नहीं पा रही थी। रामविलास ने ही कहा, हाँ, अभी लौट कर जा रही है। सबूजनी के गोरे झोरीदार चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई। अच्छा हुआ गांव समाज को देखने आ गई। तुम बिना माँ की बेटी, हम सबकी बेटी। अरे कहाँ गई सुलेमान की कन्या? जरा सोना सिंदूर ले आ, केतकी की मांग भर। एक चुटकी धान दूब ले आ, खोइछा भर दे। भीड़ जैसा समा हो गया था। एक बहू दौड़कर अंदर से सारा सामान ले आई। भाभी तो खोइछा देना भी भूल गई थी। रेशमी आंचल की खूंट आप से आप खुल गई। दूब धान के लिए मन उदास था। मेहमान कहाँ है बेटी? सबूजनी ने पूछा। गाड़ी में है। अब रामविलास चिढ़ने लगा था। ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा अच्छा जैनवी, जा, तूने जो नया सीकी का पौती बुना है ले आ, और सुन, गिलास मांझकर पानी और गुड़ भेली भी ले आ। कमर से निकालकर 2 रुपए का लाल मुड़ा तोड़ा नोट पौती में बंद कर केतकी के हाथों में थमा दिया। यह मेहमान का सलामी है, दे देना। गुड़ खा लेना बेटा, पानी पी ले जरा ठीक से। हाँ जा, गाड़ी को देर हो रही है। देख लिया तुझे, सुख चैन से मरूंगी। आगे बढ़कर सबूजनी गले मिलने को हुई कि केतकी ने सिर टेक दिया और इतने दिनों का जमा आंसुओं का बांधा टूट पड़ा। सबूजनी हौले हौले पीठ सहलाती जा रही थी। रो ले बेटी, रो ले, मन में कुछ न रखना। कहा सुना क्षमा करना, गांव जवार को असीसती जाना। लाल रंग डोलिया, सबूज रंग ओहरिया, आओ बेटी जाई छुई विदेश। केतकी बड़ी मुश्किल से अलग हुई। खूंट में बंधे चुटकी भर दुबधान को मुट्ठियों में भींचे पगडंडी पार करने लगी।